बात करते हैं एक ऐसे फैसले की जिसने दिल्ली के सबसे प्रतिष्ठित और चर्चित एलाइट क्लब को सुर्खियों में ला दिया है। यह कोई साधारण क्लब नहीं, बल्कि वह जगह है जहां दशकों से देश के बड़े ब्यूरोक्रेट्स, सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर्स, रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स, डिप्लोमैट्स, जजेस और कई प्रभावशाली हस्तियां आती रही हैं। लेकिन अब इसी दिल्ली जिमखाना क्लब को लेकर मोदी गवर्नमेंट ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने पूरे पावर सर्कल में हलचल मचा दी है। कुछ लोग इसे गवर्नेंस रिफॉर्म बता रहे हैं, तो कुछ इसे गवर्नमेंट इंटरवेंशन कह रहे हैं। वहीं कई विशेषज्ञों का मानना है कि ये फैसला आने वाले समय में देश के दूसरे एलीट इंस्टीट्यूशंस के लिए भी एक बड़ा संकेत साबित हो सकता है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि वर्षों से अपने नियमों पर चलने वाले इस प्रतिष्ठित क्लब में अब सेंट्रल गवर्नमेंट को दखल देना पड़ रहा है? क्या यहाँ सिर्फ मैनेजमेंट की समस्या थी या मामला इससे भी कहीं बड़ा है? आज की इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि दिल्ली जिमखाना क्लब आखिर है क्या, इसका इतिहास क्या है, विवाद कहां से शुरू हुआ, गवर्नमेंट ने क्या फैसला लिया, इसके पीछे की वजह क्या है और आने वाले समय में इसका क्या असर पड़ सकता है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में हम आपसे ही समझेंगे कि क्या यह सिर्फ एक क्लब का मामला है या फिर गवर्नमेंट देश के कई पुराने और प्रभावशाली संस्थानों में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली जिमखाना क्लब की। आजादी से पहले इसे इंपीरियल दिल्ली जिमखाना क्लब के नाम से जाना जाता था। ब्रिटिश राज के दौरान यह मुख्य रूप से अंग्रेज अधिकारियों के लिए बनाया गया था। आजादी के बाद इसका नाम बदलकर दिल्ली जिमखाना क्लब कर दिया गया और धीरे धीरे यह देश के सबसे प्रतिष्ठित प्राइवेट क्लब्स में शामिल हो गया। इस क्लब की सबसे बड़ी पहचान इसकी एक्सक्लूसिव मेंबरशिप रही है। यहाँ सदस्य बनना आसान नहीं माना जाता। कई लोगों को मेंबरशिप के लिए वर्षों तक इंतजार करना पड़ता है। कुछ मामलों में वेटिंग लिस्ट 10 से 15 साल तक भी पहुंच चुकी है। यह क्लब सिर्फ अपने मेंबर्स के लिए मनोरंजन की जगह नहीं है। यहाँ बिजनेस मीटिंग्स, ऑफिशियल गैदरिंग्स, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, सोशल इवेंट्स और कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भी आयोजित होते रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि यह क्लब देश के सबसे महंगे इलाकों में से एक लुटियंस दिल्ली में स्थित है। जिस जमीन पर यह बना है उसकी कीमत हजारों करोड़ रुपए आंकी जाती है। यही कारण है कि इसके संचालन और लीज एग्रीमेंट को लेकर समय समय पर सवाल उठते रहे हैं। यहीं से इस पूरे मामले की कहानी शुरू होती है। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि मोदी गवर्नमेंट को दिल्ली जिमखाना क्लब के मामलों में दखल देना पड़ा। इसके लिए हमें पिछले कुछ वर्षों की घटनाओं को समझना होगा। समय के साथ दिल्ली जिमखाना क्लब के अंदर मैनेजमेंट, मेंबरशिप प्रोसेस, इलेक्शंस और गवर्नेंस को लेकर कई विवाद सामने आने लगे। कई मेंबर्स ने आरोप लगाया कि मेंबरशिप देने की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी नहीं है। कुछ लोगों का कहना था कि वर्षों तक वेटिंग लिस्ट में रहने के बावजूद उन्हें मौका नहीं मिला, जबकि कुछ मामलों में अपेक्षाकृत जल्दी मेंबरशिप मिलने के आरोप भी लगाए गए। इसके अलावा क्लब इलेक्शंस को लेकर भी लगातार विवाद सामने आए। कई मेंबर्स ने चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। कुछ मामलों में विवाद अदालत तक भी पहुंचे। अलग अलग पक्षों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और मैनेजमेंट के फैसलों को चुनौती दी। यहीं से यह मामला सिर्फ एक प्राइवेट क्लब का नहीं रहा, बल्कि गवर्नेंस और अकाउंटेबिलिटी का विषय बन गया। दूसरा बड़ा मुद्दा था फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी। कई मेंबर्स ने यह मांग उठाई कि क्लब की आय, खर्च, कॉन्ट्रैक्ट्स, मेंबरशिप फीस और अन्य वित्तीय फैसलों की जानकारी अधिक पारदर्शी तरीके से साझा की जाए। उनका कहना था कि इतने बड़े और प्रतिष्ठित संस्थान में कॉर्पोरेट गवर्नेंस जैसी व्यवस्था दिखाई देनी चाहिए। इन विवादों के बीच एक और महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया। यह क्लब जिस जमीन पर स्थित है वह गवर्नमेंट लैंड है और उसका संचालन लीज एग्रीमेंट के तहत होता है। यहीं से सेंट्रल गवर्नमेंट की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। गवर्नमेंट का तर्क था कि जब कोई संस्था सार्वजनिक भूमि पर संचालित हो रही हो, तब उससे बेहतर गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स, पारदर्शिता और जवाबदेही की अपेक्षा की जाती है। अगर लगातार विवाद सामने आ रहे हो और आंतरिक व्यवस्था उन्हें हल करने में सफल ना हो रही हो,
तो संबंधित विभाग स्थिति की समीक्षा कर सकता है। इसी पृष्ठभूमि में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और अन्य संबंधित अधिकारियों की भूमिका चर्चा में आई। गवर्नमेंट ने यह संदेश दिया कि क्लब के प्रशासनिक ढांचे और मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की समीक्षा जरूरी है ताकि भविष्य में ऐसा विवाद दोबारा ना हो। इसके बाद घटनाक्रम तेजी से आगे बढ़ा। गवर्नमेंट ने प्रशासनिक स्तर पर कुछ अहम कदम उठाए और क्लब के संचालन को लेकर नई व्यवस्था लागू करने की प्रक्रिया शुरू हुई। इस फैसले के बाद देश भर में बहस छिड़ गई। समर्थकों का कहना था कि यदि किसी संस्था में लंबे समय से विवाद चल रहे हों, चुनावों पर सवाल उठ रहे हों और मेंबर्स लगातार शिकायतें कर रहे हों, तो सुधार के लिए गवर्नमेंट का हस्तक्षेप उचित माना जा सकता है। उनका मानना था कि किसी भी संस्था को सिर्फ उसकी प्रतिष्ठा के आधार पर जवाबदेही से बाहर नहीं रखा जा सकता। वहीं आलोचकों की राय अलग थी। उनका कहना था कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की अपनी स्वतंत्रता होती है और गवर्नमेंट इंटरवेंशन बहुत सीमित होना चाहिए। यदि सरकार बार बार ऐसे संस्थानों के प्रशासन में हस्तक्षेप करेगी तो उनकी ऑटोनॉमी प्रभावित हो सकती है। यानी एक तरफ ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की दलील थी तो दूसरी तरफ इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस का मुद्दा। यही कारण है कि दिल्ली जिमखाना क्लब का मामला अब केवल एक क्लब डिस्प्यूट नहीं रहा। यह देश में गवर्नेंस मॉडल, पब्लिक लैंड मैनेजमेंट, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स और एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी पर भी एक बड़ी बहस का विषय बन चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि मोदी गवर्नमेंट इस पूरे बदलाव के जरिए आखिर क्या हासिल करना चाहती है और क्या यह केवल एक संस्था तक सीमित कार्रवाई है या फिर आने वाले समय में देश के अन्य प्रतिष्ठित एलीट इंस्टीट्यूशंस में भी इसी तरह के सुधार देखने को मिल सकते हैं। इन्हीं सवालों का जवाब हम अगले भाग में विस्तार से समझेंगे, जहां बात करेंगे गवर्नमेंट के विजन, संभावित बदलावों और इस फैसले के दूरगामी प्रभावों पर। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो दिल्ली जिमखाना क्लब को लेकर उठाया गया यह कदम सिर्फ एक क्लब तक सीमित मामला नहीं है। ये उन सब संस्थाओं के लिए एक बड़ा संदेश माना जा रहा है जो गवर्नमेंट लैंड, पब्लिक एसेट्स या विशेष प्रशासनिक व्यवस्था के तहत संचालित होती है। एक तरफ मोदी गवर्नमेंट का कहना है कि हर संस्था में ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और बेहतर गवर्नेंस सुनिश्चित होना चाहिए। अगर कहीं लंबे समय से विवाद चल रहे हैं, मैनेजमेंट पर सवाल उठ रहे हैं या मेंबर्स लगातार शिकायतें कर रहे हैं, तो सुधार के लिए कदम उठाना सरकार की जिम्मेदारी है। वहीं दूसरी ओर इस फैसले को लेकर अलग अलग राय भी सामने आ रही है। कुछ लोगों का मानना है कि किसी भी ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन की स्वतंत्रता बनी रहनी चाहिए और गवर्नमेंट इंटरवेंशन केवल असाधारण परिस्थितियों में ही होना चाहिए। इसलिए आने वाले समय में इस पूरे मामले पर कानूनी और प्रशासनिक बहस जारी रहने की संभावना है। अब सबकी नजर इस बात पर होगी कि आगे दिल्ली जिमखाना क्लब में क्या बदलाव किए जाते हैं। क्या मेंबरशिप प्रोसेस और अधिक पारदर्शी बनेगी? क्या मैनेजमेंट स्ट्रक्चर में बड़े सुधार होंगे? क्या नए नियम लागू होंगे? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या यह मॉडल भविष्य में दूसरे प्रतिष्ठित एलीट इंस्टीट्यूशंस पर भी लागू किया जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले महीनों में धीरे धीरे सामने आएंगे, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि यह फैसला देश में इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स और गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स को लेकर एक नई बहस शुरू कर चुका है। अगर सरकार अपने उद्देश्य के अनुसार पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने में सफल होती है तो इसे एक बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के रूप में देखा जा सकता है। वहीं यदि इस प्रक्रिया में संस्थाओं की ऑटोनॉमी प्रभावित होती है तो उस पर भी व्यापक चर्चा और कानूनी समीक्षा होना तय है। इसलिए इस पूरे घटनाक्रम पर आने वाले हर नए अपडेट पर नजर रखना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि यह मामला सिर्फ एक प्रतिष्ठित क्लब का नहीं बल्कि देश में संस्थागत सुधारों की दिशा तय करने वाले महत्वपूर्ण मामलों में से एक बन चुका है। अब आप अपनी राय जरूर बताइए। क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट का यह कदम सही है और इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, या फिर आपको लगता है कि ऐसे मामलों में ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस की स्वतंत्रता को प्राथमिकता मिलनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही गहराई से विश्लेषण वाली खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में एक और बड़े मुद्दे के साथ। धन्यवाद।